प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी, पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय राजगीर नालंदा, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य भाग के प्रथम पाठ भक्तिन के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा बताए गए उत्तर ही अंतिम नहीं हैं, ये संकेत मात्र हैं। इनके आधार पर आप अपने मौलिक चिंतन से अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। पाठ्यपुस्तक में पहला प्रश्न दिया गया है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी था और भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी को धन तथा समृद्धि की देवी माना जाता है। पर यह लक्ष्मी तो नितांत निर्धन और दर दर की ठोकरें खाने वाला जीवन जी रही थी। अपने नाम के अर्थ और अपने जीवन में ऐसा उपहासपूर्ण विरोधाभास ही लक्ष्मी को अपना नाम बताने में संकुचित बना देता था। भक्तिन को भक्तिन नाम इस निबंध की रचनाकार महादेवी वर्मा ने दिया था। यह नाम देने का कारण यह था कि भक्तिन की वेशभूषा ही ऐसी थी कि उसे भक्तिन कहा जा सके। उसका सिर घूंटा हुआ था, गले में कंठी माला धारण किए थी और सादगीपूर्ण वस्त्र पहनती थी। कभी कभी ये भी लिखने के लिए हो सकता है कि भक्तिन को लक्ष्मी नाम किसने दिया था और क्यों? तो भक्तिन को लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी है और बेटियां कहीं न कहीं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। तो इस नाते से उसके माता पिता ने उसका नाम लक्ष्मी रखा होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? आप सहमत भी हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। इसका उत्तर ये हो सकता है कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं, जरा सा भी नहीं। हमें इस धारणा के प्रचलन के पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को समझना होगा, तभी हम सत्य तक पहुंच सकेंगे। असल में पुरुष सत्तात्मक, यहाँ सत्ता मुद्रित हो गया है, टंकित हो गया है, तो यहाँ पर पुरुष सत्तात्मक। असल में पुरुष सत्तात्मक समाज में प्रत्येक स्त्री विरोधी मूल विचार पहले पुरुषों में ही जन्म लेता है। पुत्र की महत्ता और उसे वंश बढ़ाने वाले के तौर पर परिवार में प्रधानता आखिर किसने दी? पुरुषों ने ही। फिर पुरुषों ने ही परिवार में अपनी सर्वोपरि स्थिति के चलते इस धारणा को स्त्री के मन में भी बैठा दिया। जरा गौर कीजिए कि पुत्र और पति के शुभ के सारे व्रत स्त्री रखती है, पर पुरुष अपनी पत्नी या पुत्री के लिए कोई व्रत नहीं रखता। यहाँ तक कि माँ के चरणों को स्वर्ग से बढ़कर तो बताया जाता है, पर उनके लिए भी, पुरुषों के लिए किसी व्रत उपवास का विधान नहीं है। क्यों? इसलिए कि अंततः माँ भी एक स्त्री ही है। इन्हीं तरीकों से स्त्री को पुरुष की तुलना में कमतर या हीन होने की मानसिकता का शिकार बनाया जाता है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की वास्तविक दशा प्रायः 2 दर्जे की ही रही है। वे पुरुषों के विचारों की वाहक मात्र बना दी गईं। इसलिए वे अगर स्त्री होते हुए भी स्त्री के प्रति घृणा, अत्याचार, अन्याय का व्यवहार करती हैं, तो असल में वे पुरुष विचारों का ही प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं। तीसरा प्रश्न है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं
बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका उत्तर लिख सकते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है। यह पुरुष प्रधानता वाले समाज की वृत्तियों और मानसिकता का ही एक लक्षण है, उसी भावना से संचालित आचरण है। इसी के चलते भक्तिन के जेठ के लड़के संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर एक सरल हृदया बच्ची को धोखे से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे उसे अपने निठल्ले साले के साथ एक कोठरी में बंद कर देते हैं ताकि उस पर लांछन लगाकर अपने साले के साथ उसका विवाह करा सकें। मामला पंचायत में ले जाया गया। पंचायत करने वाले भी पुरुष ही थे और हर हाल में स्त्रियों को ही पाप और कलंक का भागीदार मानने की मानसिकता से भरे हुए भी। निर्दोष लड़की की बात कोई नहीं सुनता और मनमाना निर्णय देकर उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया जाता है। उस निकम्मे तीतरबाज से करवा दिया जाता है। मात्र विवाह के संदर्भ में ही नहीं, स्त्री के तमाम अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों पुरानी है। यदि हम पौराणिक आख्यानकों को लें तो इंद्र द्वारा अहिल्या के साथ छल करने का दंड भी इंद्र को नहीं, अहिल्या को ही पत्थर बनकर भोगना पड़ा था। भक्तिन की बेटी के साथ किया गया सलूक ऐसी ही सामाजिक कुपरंपरा का प्रतीक है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भक्तिन में अनेक सद्गुणों के साथ साथ अवगुणों की भी कुछ कमी न थी। यह स्वाभाविक भी है। हम सभी गुणों और अवगुणों का मिला जुला स्वरूप होते हैं। हाँ, हम शिक्षा और समझ पाकर अपने अवगुण छोड़ते जाते हैं और गुणों का अनुपात बढ़ाते जाते हैं। मोटे तौर पर भक्तिन में भी जो मानवीय अवगुण हैं उनकी सूची इस तरह बनाई जा सकती है। वह घर में इधर उधर पड़े हुए रखे हुए रुपए पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है, पर अपने इस आचरण को चोरी नहीं जो कहती है। कोई भी इस बारे में अगर संकेत करता है तो वो बहस करने लग जाती है। जैसे तैसे कच्चा पक्का स्वाद बेस्वाद खाना पका लेने को ही वह सच्ची पाक विद्या मानती थी। वह पूरी तरह सत्य पर ही चलने वाली महिला नहीं थी। महादेवी जी की किसी बात पर गुस्सा न हो जाएं, इसके लिए वह मामले को गोल गोल बातों के जरिए बताने से भी नहीं हिचकती। अपनी मान्यताओं को वह शास्त्रों में बताई गई मान्यता सिद्ध करने का हठ करती है। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के प्रति उसका रवैया विरोध का है। दूसरों को अपने अनुसार बदलने के लिए संकल्पित होकर भी खुद में कोई बदलाव नहीं लाना चाहती है। पांचवा प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने इस तरह दिया है। लेखिका को स्त्रियों का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका ने भक्तिन को भी सिर न मुड़वाने की सलाह दी थी। भक्तिन ने तत्काल कह दिया कि ऐसा करना तो शास्त्र में भी लिखा है। क्या लिखा है? तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध,
पर किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, इसका उसे पता ही नहीं है। असल में वह भी पुरुष प्रधान समाज ने ही सिखाया है। विधवा स्त्री को सिर मुड़वाकर रहना सिखाया गया था ताकि वह सुंदर न दिखे और कोई अन्य व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित न हो, जबकि विधुर होने पर भी पुरुष अपनी सज धज में कमी नहीं करता। भक्तिन अपनी बात मनवाने के लिए तीखा कुतर्क करने से भी नहीं चूकती है। अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती इस तरह से हो गई कि भक्तिन जैसा ग्रामीण जीवन स्वयं जीती थी, उसने महादेवी जी को भी वैसे ही जीवन में ढाल लेने में कोई कसर न छोड़ी थी। उसकी अटल मान्यताएं थीं, यदि रात को बना मकई का दलिया सुबह मट्ठे के साथ खाया जाए तो सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाए हुए गरम पुए खाए जाएं तो अच्छे नहीं लगते, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादपूर्ण होती है, सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे से बेहतर होती है। यही सब खाते खाते महादेवी जी भोजन के असली स्वाद को ही भूल गई थीं। इसी तरह महादेवी के कपड़ों को तहाने में वह उसे और भी ज़्यादा सिलवटों से भर देती है और महादेवी जी को वैसे ही तुड़े मुड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं। 7वें प्रश्न में कहा गया कि आलो आधार की नायिका और बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? 7वां प्रश्न है कि आलो आधार की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? इसके उत्तर में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आलो आधार की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों ही घरेलू नौकरानियां हैं, दोनों को ही अपने परिवार से उपेक्षा मिली और दोनों ने ही अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए स्वाभिमानपूर्ण जीवन का निर्वाह किया है। भक्तिन पाठ में प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त भाषा की बात के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। क, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। उत्तर में हम लिख सकते हैं कि पुस्तक के एक संस्करण के समाप्त हो जाने पर उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जाता है। लेखिका महादेवी जी ने अपने लेखन कर्म और पुस्तकों के प्रकाशन के अनुभव से उदाहरण देते हुए भक्तिन द्वारा 3 बेटियों को जन्म देने पर यह उपमा दी है। ख, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। टकसाल सिक्के ढालने के कारखाने को कहते हैं। हमारे पुरातन पंथी समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़की को खोटा सिक्का माना जाता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि समाज में लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता, वही लड़कियों की माता को खोटे सिक्कों की टकसाल कह सकते हैं। यहाँ पर टकसाल की उपमा भक्तिन से दी गई है। ग, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। इसमें हम लिख सकते हैं कि जिन बातों को किसी से कहने के बजाय उसे सुनाने के लिए बोला जाता है तो उनका स्वर अस्पष्ट ही होता है। भाव यह है कि वह सुन भी ले और उससे ही कहा जा रहा है यह भी न मानने लगे। जब कई लोग उसी बात को उसी तरीके से बार बार कहें तो उसे अस्पष्ट पुनरावृत्तियां ही कहा जाएगा। पर सभी लोग चोट पहुंचाने वाली प्रवृत्ति के नहीं होते। बहुत बड़ी संख्या उनकी भी होती है जिनमें सद्भाव होता है,
तो ऐसे लोग हमारे दुख के समय अपनी आँखों में हमारे लिए वास्तविक सहानुभूति का भाव स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं। वे चाहते हैं कि हमें दुख सहने की ताकत मिले। इसे ही स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण बताया गया है। इन उत्तरों में बीच बीच में कुछ टंकण त्रुटियां हैं, तो उसे मैं संशोधित करके पढ़ रहा हूँ। विद्यार्थीगण जो मैं पढ़ रहा हूँ वही समझेंगे। भाषा की बात में अगला प्रश्न है कि बहनोई शब्द बहन स्त्रीलिंग प्लस ओई प्रत्यय से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे में कुछ और शब्द और उनसे लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा भाषाओं में खोज करें। तो हिंदी भाषा में बहनोई शब्द का उदाहरण दिया गया। हम एक शब्द ननद से ओई प्रत्यय जोड़कर ननदोई बना सकते हैं। ननद के पति को ननदोई कहा जा सकता है। प्रश्न 3, भाषा की बात का तीसरा प्रश्न। पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। ये सारे जो संवाद हैं भक्तिन के द्वारा लोक भाषा में बोले गए हैं, तो इन्हें खड़ी हिंदी बोली में प्रस्तुत करना है। क ई कौन बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेइत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। तो खड़ी बोली हिंदी में इसे हम लिख सकते हैं कि यह कौन बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग भाजी छौंक सकती हूँ, और शेष क्या रहा। अगला संवाद है, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। खड़ी बोली हिंदी में इसका रूप होगा कि हमारी मालकिन तो रात दिन पुस्तकें पढ़ने में ही लगी रहती हैं, अब यदि मैं भी पढ़ने लगूं तो घर परिवार के काम कौन करेगा। ग लोक भाषा का संवाद ये है, ऊ बिचरियू तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं, और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। खड़ी बोली हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं, वह बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती हैं और तुम लोग बिना काम ही घूमती फिरती रहती हो, चलो थोड़ी मदद करो। अगला लोक भाषा का संवाद है, तब ऊ कुच्छो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। खड़ी बोली में इसका रूप लिख सकते हैं कि तब वे कुछ करेंगे वरेंगे नहीं, बस गली गली गाते बजाते फिरेंगे। अगला संवाद है, तुम पचैक का बताई, यह 50 वर्ष से संग्रहित है। खड़ी बोली में इसका रूप इस तरह से लिख सकते हैं, तुम लोगों को क्या बताऊं, 50 वर्ष से साथ रहती हूं। अगला संवाद ये भी भक्तिन के द्वारा ही बोला गया संवाद है, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई, तो हम दूसरा के जाब, ना ही तो तुम्हार पचय की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहो। लोक भाषा के संवाद को हम खड़ी बोली हिंदी में लिख सकते हैं कि मैं कुतिया बिल्ली नहीं हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के घर जाऊंगी, अन्यथा तुम लोगों की छाती पर हो रहा भूनूंगी, राज करूंगी, यह समझ लो। तो प्यारे विद्यार्थियों,
भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा हमने की। ये संकेत मात्र हैं, इसके आधार पर आप अपने मौलिक उत्तरों को लिख सकते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।